तो हमने 12 पोएम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पोएम सीरीज़ में। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ये किसकी है? वॉल्ट विटमन की है और ये 1856 में पब्लिश होती है। और किस में पब्लिश होती है? लीव्स ऑफ ग्रास। देखो अभी ब्रुकलिन फेरी है ना, ये कहाँ पे समुद्र में ये क्या है, ट्रैवल करता है। तो ये किसको क्या है, घास की बहुत याद आती है क्योंकि उस पर क्या है, हमेशा वॉक करता था। अब क्या है, ये किस में है? समुद्र में। समुद्र में इसको घास मिल नहीं रही है तो किसको याद कर रहा है? ये घास को याद कर रहा है। तो इस तरीके से ना आप इसकी वो याद रख सकते हैं, कलेक्शन। ठीक है, तो कौन सा कलेक्शन था? लीव्स ऑफ ग्रास। ये कौन से एज से बिलोंग करता है? ये रोमांटिक, अमेरिकन रोमांटिसिज्म से बिलोंग करता है। और ट्रांसीडेंटलिज्म। देखो ट्रांसीडेंटलिज्म क्या होता है, ये क्या ना, एक फ़िलोसफी है जिसमें कि क्या है, जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो डिवाइन ट्रूथ है और जो रियलिटी है उसको हम क्या है, लॉजिक से और साइंस के थ्रू हम नहीं जान सकते। जो रियलिटी और ट्रूथ जो निकल के आता है ना, वो किससे निकल के आता है? हमारी इंट्यूशन से और सेल्फ रिलायंस से निकल के आता है। डीप इमोशनल जब कनेक्शन हम नेचर के साथ में करते हैं तब हमारी क्या है, रियलिटी और जो सच है वो बाहर आता है। तो ये इसका मतलब ट्रांसीडेंटलिज्म का मतलब समझ में आ गया। और देखो ये ना फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ये कन्वर्सेशनल स्टाइल में है, लॉन्ग फ्लोइंग पोएम है और डेमोक्रेटिक है, यूनिवर्सल टोन है। ह्यूमन कनेक्शन अक्रॉस टाइम, यानी जनरेशन आती जाती रहेंगी, उनके बीच में क्या कनेक्शन को दिखाया गया है। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, नेचर एंड सिटी लाइफ को दिखाया है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। अब इसमें देखो समरी क्या है। व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ब्रुकलिन फेरी द पोएट ऑब्जर्व्स नेचर एंड पीपल एंड फील्स दैट future generation will experience the same feelings. The poem celebrates human unity and shared experience, breaking the barriers of time and distance. इसमें 9 सेक्शन है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया, कोई भी फिक्स टाइम इसमें नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, ब्रुकलिन जो फेरी है एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल पोएम है जिसमें पॉइंट है ना, मतलब न्यूयॉर्क एक जो शहर है उसके ब्रुकलिन से लेके मैनहट्टन तक जाता है। शायद ही किसी काम से जाता होगा या अपनी जॉब करता होगा, तो ये ब्रुकलिन से कहाँ, मैनहट्टन के लिए बीच से फेरी से ट्रेवल करता है। और उस फेरी में जाती हुई क्या है, ये अपने जो ह्यूमंस हैं और टाइम के जो कनेक्शन के बारे में सोचता है। पॉइंट फेरी पे खड़े होकर रिवर को देखता है, सनसेट को देखता है, वेव्स को, और लोगों को क्या है, ऑब्जर्व करता है वहाँ बैठे बैठे। उसे लगता है कि जो लोग हैं ना फ्यूचर में इसी फेरी से ट्रैवल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी उनके उसके जैसे ही होगा, जैसा वो फील कर रहा है वैसे वो फील करेंगे किसी ना किसी टाइम में। इसलिए जो पोएम का जो मेन आइडिया ना क्या है, जो टाइम चेंज होता है लेकिन जो ह्यूमन इमोशंस है और एक्सपीरियंस है ना वो सेम रहते हैं। यहाँ पे जो विटमैन है ना वो फील करता है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो लोग हैं ना एक दूसरे से क्या है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। नेचर क्या है, सबको कनेक्ट करके रखती है। हर इंसान के जो डर है, होप्स एंड डिज़ायर्स हैं और जो स्ट्रगल है वो क्या है, मिलते जुलते होते हैं। और जो पॉइंट है ना वो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि जो उसमें भी क्या है, फ्लॉज, सेंस और मतलब बहुत सारी फ्लॉज होते हैं, उसमें भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल दूसरे ह्यूमंस की तरह। इस तरह ये जो पोएम है ना, इस तरह पोएम और ह्यूमन मतलब बन जाती है। इस तरीके से एक कनेक्शन को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए उसकी मेन थीम्स यूनिवर्सल ह्यूमन कनेक्शन, टाइम और इटर्निटी को दिखाया है, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो क्या हमेशा मतलब जनरेशन आती जाती रहती है लेकिन वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब अपनी नेक्स्ट पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। देखो ये मैंने डिटेल में चैनल पे करवा रखा है, आप उसको अगर देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो, बाकी शॉर्ट में हम यहाँ कवर करते हैं। ये 1914 में पब्लिश होती है। कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1940। पीरियड कौन सा है? 1940। देखो मॉडर्न पीरियड आ गया है, अर्ली मॉडर्न पीरियड, अमेरिकन पोइट्री। अभी अमेरिकन पोइट्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, कैसी फॉर्म है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है और लिरिक पोएम है। स्टाइल कैसी? कन्वर्सेशनल स्टाइल है, सिंबॉलिक है, रियलिस्टिक रूरल इमेजरी को दिखाया गया है, यानी सेब के बाग जो ऑर्कर्ड्स हैं, यानी सेब के जो बगीचे हैं उनको दिखाया गया, तो वो एक क्या है, रूरल इमेजरी को दिखाता है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है। थीम्स क्या है? वियरीनेस आफ्टर हार्ड वर्क, स्लीप एंड डेथ को सिंबलाइज किया गया है। ह्यूमन की लिमिटेशंस, यानी एक व्यक्ति एक लिमिट तक काम कर सकता है, उसके बाद में क्या है वो थक ही जाता है। नेचर और मेमोरी को दिखाया है। देखो समरी क्या है, पोएम में जो स्पीकर है ना वो एप्पल पिक करते करते बहुत ज़्यादा थक गया, उसकी बॉडी और माइंड दोनों क्या एग्जॉस्ट हो गए। वो नींद और डेथ के बीच की जो फीलिंग को है ना एक्सपीरियंस करता है। एप्पल है ना जो अनफिनिश्ड डिज़ायर को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। ह्यूमन ड्यूटीज़ को सिंबलाइज करते हैं। जो पोएम है जो ह्यूमन की लाइफ को क्या है, टायर्डनेस और मॉरलिटी को शो करती है। ठीक है, तो इसका मीटर क्या है? ब्लैंक आयम्बिक पेंटामीटर और इरेगुलर राइम स्कीम को इसमें यूज़ किया है। स्लीप को सिंबल ऑफ डेथ दिखाया है। एप्पल को क्या दिखाया है? डिज़ायर्स हैं जो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और जो ड्रीम है ना, लाइक एटमॉस्फेयर पोएम की जो मेजर क्वालिटी है।
नेक्स्ट है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये किसकी है? एमिली डिकिंसन की है। 1863 में लिखी गई थी, उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी 1890 में। 1890 में पब्लिश होती है। ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म से बिलोंग करती है और ये क्या इंडिविजुअल स्टाइल में पोएम को लिखती है। ये क्या नैरेटिव पोएम है। स्टाइल कैसी? सिंपल है एकदम, पर्सोनिफिकेशन का इसमें यूज़ हुआ है, सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है और कंप्रेस्ड एक्सप्रेशन। थीम्स देखो, थीम्स है डेथ एज अ पीसफुल जर्नी। ये बोलती है कि जो डेथ है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत भयावह होती है, ऐसी नहीं होती, डेथ काफ़ी सिंपल होती है। इमॉर्टैलिटी इसकी थीम है, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, और जो डेथ सबको आनी है उसको क्या हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ यहाँ का इसका क्या थीम है। जो स्पीकर है वो बताती है कि जो डेथ है ना एक जेंटलमैन की तरह कैरेज लेकर उसे लेने आता है। दोनों लाइफ का जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको पास करते हैं, जैसे कि स्कूल किसको दिखाता है? चाइल्डहुड को। फील्ड किसको दिखाता है? एडल्टहुड को। और जो सेटिंग सन होता है वो किसको दिखा देता है? ओल्ड एज को। फिर उसके बाद में क्या है? फाइनली दे रीच ग्रेव, और वो फिर कहाँ पहुँच जाते हैं? कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। पोएम डेथ को है ना फियरफुल नहीं बल्कि काम और इनएविटेबल जर्नी के रूप में दिखाती है। अब देखो इसमें 6 क्वार्टरेंस हैं, 6 स्टेंजा हैं किसमें, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 4 लाइन है। जिसमें 4 लाइन होती है उसे क्वार्टरेन बोला जाता है। मीटर कैसा है? कॉमन मीटर इन्होंने यूज़ किया है। अल्टरनेट आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक टेरीमीटर। टेट्रा मीन्स 4 और टेरी का मतलब 3। राइम स्कीम इसकी ABCB और स्लेंट राइम स्कीम इसमें यूज़ हुई है। देखो स्लेंट राइम स्कीम क्या होता है? ये ना मतलब एकदम परफेक्ट राइम स्कीम नहीं होती है, थोड़े थोड़े साउंड जो लास्ट में है ना एकदम ऐसे सिमिलर सी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वैसी होती नहीं है, ठीक है। तो उसको स्लेंट राइम स्कीम बोलते हैं। देखो इसमें क्या है? डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है एज अ कर्टिस जेंटलमैन। कैरियज किसको दिखाता है? जर्नी फ्रॉम लाइफ टू इटर्निटी। और हाउस एंड ग्राउंड किसको दिखा देता है? ग्रेव को। तो यहाँ पे हमारा ये 15 पोएम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है, 1910 में ये बंगाली में लिखी गई थी। इंग्लिश वर्जन इसका कब आया था? 1912 में। कलेक्शन क्या था? गीतांजलि। ये क्या है? लिटरेरी पीरियड कौन सा था? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बंगाल रेनेसा। फॉर्म कैसी है? लिरिक और प्रेयर पोएम है एक। स्टाइल कैसी है? सिंपल स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, पैट्रियोटिक टोन है, बाइब्लिकल कैडेंस है, यानी गॉड को इसमें यूज़ किया गया है, और सिंबोलिज्म इसमें यूज़ हुई है। थीम्स कैसी है? फ्रीडम की बात करते हैं इसमें, नॉलेज एंड ट्रूथ की, नेशनल अवेकनिंग की, यूनिटी एंड रेशनल थिंकिंग। अब इसकी समरी क्या है? पॉइट एक आइडियल जो इंडिया है कि जो उसकी प्रेयर करता है जहाँ फियर ना हो यानी डर ना हो, नॉलेज कैसी हो? फ्री हो, ट्रूथ और रीज़न डोमिनेट करें, और जो लोग हैं जो नैरो डिविजन्स यानी कास्ट, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों में जो बटे हुए हैं उन सब चीज़ों से ना बटे रहें, उनकी जो बाउंड्रीज उनसे बाहर निकलें, से ऊपर उठकर प्रोग्रेस करें। लास्ट में वो गॉड से नेशन को हेवन ऑफ फ्रीडम में लीड करने की प्रेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारी ये एक ही स्टेंजा में फ्री वर्स में लिखा गया, कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। देखो ये सबसे पहले बंगाली में लिखी गई थी, एक पैट्रियोटिक पोएम है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कास्ट, रिलीजन, रीजनल डिवीजन में जो लोग बटे हुए हैं उनसे ऊपर उठ कर के सोचें। नेक्स्ट है हमारी द पिलग्रिम ऑफ नाइट, ये श्री अरबिंदो की है, 1938 में लिखी थी। इंक्लूडेड इनका जो कलेक्शन है वो है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज। लिटरेरी पीरियड कौन सा है? 1938। मॉडर्न एज आ चुकी है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। फॉर्म इसकी फॉर्म कैसी है? मिस्टिकल और स्पिरिचुअल। स्टाइल है फिलोसॉफिकल, सिंबॉलिक, स्पिरिचुअल इमेजरी को यूज़ किया है और मिस्टिसिज्म को। देखो अगर आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ा हुआ है ना तो आपको ये स्टाइल और इनको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ये अभी हमने ये पढ़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो हमें पता है कि उसमें किसकी बात कर रहा है? पैट्रियोटिक वगैरह, देशभक्ति की बात हो रही है और देश को ऊपर उठाने की बात हो रही है और प्रेयर की जा रही है गॉड से, तो ये हमारी जो थीम्स है ना वही निकल के आ जाएंगी। ओके वेट, फिलोसॉफिकल है, सिंबॉलिक है, स्पिरिचुअल इमेजरी यूज़ हुई है, मिस्टिसिज्म। देखो मिस्टिसिज्म का मतलब होता है कि जो गॉड है या फिर जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है उसको अंदर से एक्सपीरियंस करना, इसको मिस्टिसिज्म कहते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी इसकी थीम है, सर्च फॉर डिवाइन ट्रूथ, स्ट्रगल बिटवीन डार्कनेस और एनलाइटमेंट के बीच की जो जर्नी को दिखाया गया है, ह्यूमन सोल की इवोल्यूशन को दिखाया गया है। अब देखो पोएम एक स्पिरिचुअल ट्रैवलर की जर्नी को डिपिक्ट करती है, जो डार्कनेस से किसकी तरफ जाता है? लाइट की तरफ जाता है। यहाँ पे जो नाइट है ना, डार्कनेस और इग्नोरेंस और जो सफरिंग्स है उनका सिंबल है, जबकि जो जर्नी है कैसी? डिवाइन रियलाइजेशन की तरफ है। जो पॉइट की जो सोल है ना वो इनर अवेकनिंग और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को एम्फेसाइज करती है।
ये मल्टीपल अनइवन स्टैंजा में लिखा गया है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। और राइम स्कीम कैसी है इसकी, इरेगुलर। देखो श्री अरबिंदो की जो पोइट्री है ना वो हैविली स्पिरिचुअल और मिस्टिकल होती है। नाइट यहाँ पे इग्नोरेंस को दिखाता है, पिलग्रिम मतलब ह्यूमन सोल सीकिंग डिवाइन ट्रूथ। अपनी नेक्स्ट है निज़िम एज़िगेल की गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ये 1965 में पब्लिश होती है। द एग्जैक्ट नेम, देखो ये इसका नाम एकदम कैसा, एकदम एग्जैक्ट है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो कलेक्शन का नाम क्या है, एग्जैक्ट नेम। लिटरेरी पीरियड कौन सा है, मॉडर्न इंडिया इंग्लिश पोइट्री, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन पोइट्री। फॉर्म कैसी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया, यानी जो लिसनर्स हैं वो साइलेंट है और जो पोइट है वो बोल रहा है। सटायरिकल है, व्यंग कसा गया है, इसमें फ्री वर्स पोयम है। स्टाइल कैसी है इसकी, इंडियन इंग्लिश ईडियम का ह्यूमरस यूज़ हुआ है कि जो हमारे भारत में जो टूटी फूटी इंग्लिश यूज़ की जाती थी ना अपनी शो ऑफ मतलब शोशा के लिए, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। कन्वर्सेशनल टोन है, सटायर है, आयरनी है और सिंपल डिक्शन है। देखो थीम्स क्या है, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, मिडिल क्लास जो सोशल कल्चर था ना दिखावे का और हवाबाजी करने का, उसको दिखाया गया है। फेयरवेल पार्टी ट्रेडिशन को दिखाया गया है। ह्यूमर और सटायर है इसमें, और आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन की बात की जाती है। सबरी क्या है इसमें, देखो ये पोएम एक फेयरवेल स्पीच है जो मिस पुष्पा के लिए मतलब दी जा रही है। जो स्पीकर बहुत फॉर्मल और फनी इंडियन इंग्लिश को यूज़ करता है, वो पुष्पा की क्वालिटीज़ को प्रेज़ करता है और इमोशनल फेयरवेल देता है। पोएम इंडियन सोसाइटी के इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल पर क्या है, जेंटल सटायर करती है, यानी एकदम जेंटल सटायर करती है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्श वे में सटायर किया जा रहा हो। एज़िकिएल ने इंडियन इंग्लिश की जो नेचुरल रिदम और जो मिस्टेक्स है उसको इंटेंशनली यूज़ किया है। जिस तरीके से हम यूज़ करते थे गलत इंग्लिश को, उसको यहाँ पे ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है। इसमें देखो 3 स्टैंजा हैं, कोई भी फिक्स्ड मीटर नहीं है, तो किस में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। इसकी राइम स्कीम क्या है, कोई भी फिक्स राइम स्कीम इसमें नहीं है। फिर आती है अपनी नेक्स्ट तोरू दत्त की लक्ष्मण, 1882 में इनका ये पब्लिश होती है। और किस में होती है, कलेक्शन का नाम क्या था, एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये किस एज से बिलोंग करती हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करती हैं और इंडियन इंग्लिश पोइट्री। फॉर्म कैसी है, नैरेटिव पोएम है और बैलेड है। स्टाइल कैसा है, रोमांटिक नैरेटिव, माइथोलॉजिकल रेफरेंस को यूज़ किया, रामायण के एक जो सिनेरियो था उसको यूज़ किया इन्होंने। इमोशनल है और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया है। थीम्स क्या है, ड्यूटी ऑफ सेक्रीफाइस, यानी जो लक्ष्मण की ड्यूटी है उसको दिखाया गया है, और सीता का सेक्रीफाइस है उसे दिखाया, ब्रदरली डिवोशन दिखाया गया, लव एंड प्रोटेक्शन दिखाया गया है, माइथोलॉजी एंड हीरोइज्म को दिखाया गया। देखो इस पोएम में क्या होता है, ये पोएम रामायण के एक सीन पर बेस्ड है। सीता लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करती है कि वो राम को ढूंढने जाएं क्योंकि उन्हें लगता है कि राम किसी डेंजर में है। लक्ष्मण पहले मना करता है क्योंकि राम ने सीता की प्रोटेक्शन की जो ड्यूटी मतलब जिम्मा दिया होता है सीता की रक्षा करने का, उसको दिया था लक्ष्मण को, और इस वजह से वो वहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन जो सीता है वो हार्श वर्ड का यूज़ करती हैं और उनको सुन करके क्या है वो चले जाता है। पोएम क्या है, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस और इमोशनल कन्फ्लिक्ट को दिखाती है। इसमें कितने 14 स्टैंजा है, आयम्बिक मीटर में यूज़ हुई है और रेगुलर बैलेड लाइक, और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी इसमें यूज़ हुई है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप नहीं, विक्रम सेन द टेल ऑफ मेलन सिटी 1981 में पब्लिश होती है। कलेक्शन क्या था, मैपिंग। इसका कलेक्शन कैसे याद रखोगे, जो किंग था ना जिसका आर्क क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, उसने आर्किटेक्चर को बुलाया था, तो उसने क्या आर्किटेक्चर में अपना मैप बनवाया, उस आर्किटेक्चर ने मैप ही ख़राब बना दिया था, किसने, राजा के कहने पे। इस वजह से क्या है उसको वो जो आर्क था वो गलत बना दिया था, तो जो मैप था उसमें मैप ही गलत बना दिया था, बस इतना याद रखो, ठीक है। लिटरेरी पीरियड, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री से बिलोंग करता है, 1981। फॉर्म कैसी है, नैरेटिव सटायरिकल पोएम है। अब देखो ये क्या है, मॉक हीरो के स्टाइल में लिखी हुई है, ह्यूमर और आयरनी का इसमें यूज़ किया गया, सिंपल नैरेटिव टेक्निक। थीम्स कैसी है इसकी, एब्सर्डिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो बेहूदगी जो यूज़ की जाती है ना उसके ऊपर इसमें क्या है व्यंग कसा गया है। करप्ट जस्टिस सिस्टम, फुलिश रूलर्स और डेमोक्रेसी एंड पब्लिक एटीट्यूड, इसको इसमें दिखाया गया है। पोएम एक फुलिश किंग की स्टोरी बताती है जो परफेक्ट आर्क बनवाने का ऑर्डर देता है। आर्क लो होने की वजह से किंग मर जाता है। क्यों मर जाता है, उसका जो क्राउन है वो गिर जाता है। क्राउन गिरने के बाद में फिर वो किसको बुलाता है कि जिसने भी ये किया है ना उसको सज़ा दी जाएगी। अब क्या है वो लास्ट में सज़ा देते पहले वो बिल्डर को बुलाता है, फिर मैसन को बुलाता है, फिर आर्किटेक्ट को बुलाता है। फिर आर्किटेक्ट बोलता है कि राजा जी आप भूल गए क्या, आपने ही तो इसमें चेंजेस करवाए थे, तो इसका मतलब असली कल्प्रिट तो आप हो। तो फिर लास्ट में किसको फांसी दी जाती है,
किंग को ही फांसी दी जाती है। वो फांसी का एक फंदा बनवाता है। अब वो फांसी का फंदा भी किसके ऊपर फिट बैठता है, स्वयं राजा के ऊपर ही बैठता है। इस तरीके से क्या है, वो जो आर्क होता है ना, जिसकी उसकी वजह से क्या उसकी जान जाती है, उसको क्या है फंदे के फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। फिर ब्लेम जो गेम है वो चलता है और सब एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। लास्ट में एक इडियट को क्या है राजा बना दिया जाता है, यानी मेलन को उनका ट्रेडिशन होता है कि जो भी इस दरवाजे से निकलेगा और वो जिस व्यक्ति का नाम लेगा उसे हम राजा बनाएंगे। अब वहाँ से एक पागल आदमी निकला, पागल आदमी उसको क्या है मेलन पसंद होते हैं, तो वो मेलन ही मेलन चिल्लाता रहता है। तो उसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, तो बोल देता है मेलन। तो ये क्या है, मेलन को ही किंग बना देते हैं। वो तो बेवकूफ़ था ही, ये लोग उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ थे, इसलिए सिटी का नाम है ना मेलन सिटी पड़ जाता है। पोएम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम और जो ब्लाइंड पब्लिक मेंटेलिटी पर सटायर करती हैं। ठीक है यार, एक जो मेलन है वो किंग कैसे हो सकता है, तो ये क्या है एक सटायरिकल पोएम है इस तरीके से। कंटिन्यूस स्टेंजा का नैरेटिव स्टेंजा यूज़ किया है इसमें, और लाइट रेगुलर रिदम यूज़ हुई है। हीरोइक कपलेट की फॉर्म में, यानी 2-2 लाइन की फॉर्म में, और रैमिंग पेयर के साथ में। यहाँ अपनी ये पोएम भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है सैयद अमानुद्दीन का डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये 1971 में पब्लिश होती है कलेक्शन डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, और लिटरेरी पीरियड जो है मॉडर्न इंग्लिश है 1971। फॉर्म कैसी है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। टोन कैसी है, असर्टिव है, नेशनलिस्टिक एक्सप्रेशन है, और डायरेक्ट और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है। देखो थीम कैसी है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की गई इसमें, नेशनलिज्म, लैंग्वेज और कल्चर, और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। अब इसकी समरी क्या है, जो पॉइट है ना वो इंडो एंग्लियन जो लेबल है उसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि इंग्लिश सिर्फ एक्सप्रेशन का मीडियम, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर वो इंग्लिश में लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो इंग्लिश मैन बन चुका है। पॉइट अपनी इंडियन रूट्स और कल्चर पर प्राउड फील करता है, और जो पोएम है ना कॉलोनियल मेंटेलिटी और वेस्टर्न लेबलिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। वो बोलता है कि भले ही मैं इंग्लिश में पोइट्री लिखता हूँ लेकिन मेरा जो दिल दिमाग वो सब कुछ क्या है, वो इंडियन है। तो मुझे ना तो तुम ये इंडियन वाली बाउंड्रीज़ में बांधो, ना ही मुझे ये इंग्लिश वाली में बांधो। मैं क्या हूँ, एक पॉइट हूँ, तो मुझे मेरे नाम से और मेरी जो आर्ट है उससे जानो। फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, पैराग्राफ और स्टैंजास, कोई भी फिक्स रैम इसमें नहीं है, और मीटर भी कोई यूज़ नहीं हुआ है, और रैम भी इसमें यूज़ नहीं हुई है। अब नेक्स्ट अपनी 2 पोएम रह गई थी। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ये किसकी है, विलियम शेक्सपियर के, सोनेट नंबर 130। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1609, शेक्सपियरियन सोनेट है, एलिजाबेथन एज रेनेसा पीरियड। सोनेट है तो 14 लाइन्स। स्टाइल कैसी, पेट्रार्कन स्टाइल। देखो पेट्रार्कन जो स्टाइल होती थी ना उसमें ये एंटी पेट्रार्कन है। जो पेट्रार्कन होती थी ना उसमें क्या है, जो विमेन है ना उनको एकदम गॉड की तरह दिखाया जाता था, कि वो मतलब बहुत एग्जैजरेटेड क्या उनके कंपैरिजंस किए जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। यूज़ ऑफ पैराडॉक्स एंड इंटेंशनली अनरोमांटिक लैंग्वेज का इसमें यूज़ हुआ है। आयरनी और विट का यूज़ है। प्लेन और डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। थीम्स क्या है, ट्रू लव एंड रियलिस्टिक ब्यूटी, रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल आइडियाज़ ऑफ ब्यूटी, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इन लव, एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन, यानी हर कोई इम्परफेक्ट होता है और उनको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब देखो इसकी समरी क्या है। इस सोनेट में जो पॉइट है ना अपनी मिस्ट्रेस को बोलता है कि मतलब तुम है ना सन की जितनी सुंदर नहीं हो, ना तुम मून के जितनी सुंदर हो, और जो बाकी जो नेचुरल चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर वो एक लिस्ट बनाता है, जैसे उसकी आइज़ की को कंपेयर करता है, लिप्स को बोलता है कि बिल्कुल किसकी जो आइज़ है ना तुम्हारी सन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो लिप्स हैं वो एकदम पिंक रोज़ जैसे नहीं है, स्किन है ना तुम्हारी ब्राइट नहीं है बिल्कुल, जैसे बर्फ़ की जैसे दूध के जैसे होती है ना, बर्फ़ के जैसे एकदम ब्राइट, स्नो जैसी ब्राइट नहीं है। और जो तुम्हारी ब्रीथ है ना, जो सांसें हैं ना वो इतनी क्या है, उससे ज़्यादा अच्छी तो क्या है, परफ्यूम की खुशबू होती है। और एंड ही सेज दैट ही लव हर जस्ट द वे शी इज़, लेकिन फिर भी वो जैसी है ना उसको वैसे ही प्यार करता है। द पोएम सेलिब्रेट्स रियल अनआइडियलाइज्ड लव एंड मॉक्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रेजिंग ब्यूटी, यानी वो बोलते हैं कि मेरी जो महबूबा है, मेरी चांद सी महबूबा है, वो परियों जैसी है। ये बोलता है नहीं भाई तुम ऐसी नहीं हो, तुम एकदम ऑर्डिनरी हो, लेकिन तुम ऑर्डिनरी होने के बाद भी मैं तुमसे क्या सच्चा प्रेम करता हूँ। बस इसमें इतना ही है। 3 क्वार्टरेन है, 1 कपलेट है, 4 स्टेंजा हैं टोटल। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। टेंस लेवल यानी पर लाइन।
और इसकी राइम स्कीम क्या है, ABAB CD EF GG। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो यही होती है। सेकंड अपनी पोएम है आई हर्ड अ फ्लाई बस, एमिली डिकिंसन की है, 1890 में पब्लिश होती है और कलेक्शन है आई हर्ड अ फ्लाई बस व्हेन आई डाइड, ठीक है। कलेक्टेड पोएम्स बाय थॉमस H जॉनसन। अमेरिकन लिटरेचर पोस्ट सिविल वॉर एरा और अर्ली मॉडर्न पीरियड की इसमें इसका जो पीरियड है, फॉर्म इसकी कैसी है, लिरिक फॉर्म है। स्टाइल कैसा है, सिंपल है, कंप्रेस्ड है, सजेस्टिव लैंग्वेज है, यूज़ ऑफ डैशेज इंस्टीड ऑफ एंड पंक्चुएशन, इसमें इस तरीके के जो डैश हैं ना उनको यूज़ किया गया है। विविड इमेजरी का यूज़ किया है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, काम एंड स्टडी टोन, एकदम शांत जो टोन है उसका यूज़ किया गया। थीम्स क्या, डेथ एंड डाइंग, आफ्टर लाइफ एंड मॉर्टेलिटी, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी बात करते हैं, सोल की जर्नी के बारे में बात करते हैं, और जो पीस और इटर्निटी उसकी बात की जाती है। समरी क्या है, द स्पीकर एट द मोमेंट ऑफ हर डेथ हियर्स अ फ्लाई बर्स इन द रूम, यानी जो एमिली डिकिंसन है उनकी जब डेथ, मतलब जो पोइट है उसकी जब डेथ हो रही होती है तो वो क्या है, एक फ्लाई जो मक्खी होती है वो उसके और जो डिवाइन जो उसको लेने के लिए आती है उसके बीच में क्या इंटरप्ट कर देती है। शी डाइज कामली एंड फील हर सोल लिविंग द बॉडी, और वो फील करती है कि अब क्या उसकी डेथ होने वाली है। द सोल then journeys through eternity, passing schools, field grain, setting suns, finally reaches the god. The poem beautifully describes the peaceful transition from death to immortality, और जो डेथ की जो जर्नी है उसको एकदम पीसफुल इसमें दिखाया गया है। इसमें 6 स्टेंजा हैं, कॉमन मीटर का यूज़ किया गया है इसमें, 8 सिलेबस पर लाइन, और राइम स्कीम कैसी है, कोई भी फिक्स राइम स्कीम इसमें नहीं है। द पोएम इज रिटन इन कॉमन मीटर एंड मोस्टली नॉन राइमिंग। इस तरीके से हमारी जो 21 पोएम्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। और देखो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो राइम स्कीम एक तो विलियम शेक्सपियर के इसमें दिखाई है, ठीक है। फिर दूसरा है जॉन डन का बाटर माई हार्ट, इसमें राइम स्कीम है। नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसमें राइम स्कीम है। देखो तीन इधर राइम स्कीम दिखा देती हूँ एक बार और। विलियम शेक्सपियर के बाटर माई हार्ट और एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर कोई भी मीटर और राइम स्कीम, कोई भी आयम्बिक पेंटामीटर है ये यूज़ हुआ है। आयम्बिक पेंटामीटर मोस्टली किसमें, आयम्बिक पेंटामीटर में आपको मिलेंगे। तो ये वैसे कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इस तरीके से ना आपकी 21 पोएम्स का है ना शॉर्ट और एकदम फास्ट रिवीजन हो चुका है। और बस तैयारी कीजिए, 1 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा पोएम का। बेसिक रिवीजन हो जाएगा। टेक्स्ट आपने पढ़ लिया है, थीम्स आपको पता है। बस आपको एक साथ एक चीज़ें, मतलब इकट्ठी चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दे दी हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।